This is third part of the video on Keynesian theory of employment. In the first part, you will find introduction of Keynesian theory of employment, assumptions, and Keynesian model. In the second part, you will find explanation of Keynesian theory of employment, determination of equilibrium, increase in employment. In this third video, we will discuss features of Keynesian theory of employment, its criticism, and its comparison with classical theory of employment. First feature is Keynesian economics is of short-run nature. It is of short-run क्योंकि जो केन्स है उसने कहा था कि हमारे लिए जो शॉर्ट रन है वो मेन है। जब 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो जैसे ही क्लासिकल अप्रोच को यूज़ किया, मनी वेज कम किए, तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गई, इकॉनमी और ज़्यादा डाउन जाने लग गई। तो 1932, 33, 34 ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं हुई। देन केन्स ने कहा वी कैन नॉट वेट फॉर द लॉन्ग पीरियड। अगर यह शॉर्ट पीरियड है तो शॉर्ट पीरियड में ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सलूशन लेना चाहिए। तो केन्स ने जो अपनी इकोनॉमिक्स दी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे, वेट मत करे लॉन्ग पीरियड का, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट का। तो ये शॉर्ट रन की इकोनॉमिक्स है जो केन्सियन इकोनॉमिक्स है। इट हैज़ गिवन प्राइम इम्पोर्टेंस टू नेशनल इनकम। अगर हम बात करें केन्सियन की, इट इज़ इन ट्रू सेंस इट इज़ मैक्रो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्रो इट मीन्स एग्रीगेट। तो ये नेशनल इनकम को इम्पोर्टेंस दी है केन्स ने। एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक री ओरिजिन हुआ है आफ्टर केन्सियन थ्योरी, तभी इसको केन्सियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम के डिटरमिन को करने के लिए ही अफेक्टिव डिमांड का पॉइंट है, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है। जैसे केन्स ने फर्स्ट वीडियो में आप देखो पूरा चार्ट बना के कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी थ्योरी को। तो ये एक सिस्टेमेटिक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में केन्सियन ने अपना एनालिसिस दिया है, इसलिए हम इसको मैक्रो भी बोलते हैं। एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन केन्स इसके फेवर में है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन थ्रू फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफियर करना चाहिए। केन्सियन इकोनॉमिक्स प्रेजेंट्स अ रिफॉर्म्ड टाइप ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है कि नो इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट इकॉनमी। तो केन्स भी इसी फेवर में है, बट केन्स ने सिर्फ इतना कहा है कि इफ़ देयर इज़ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन से इकॉनमी को निकालने के लिए अगर हम गवर्नमेंट से इंटरफियर करवा लें, गवर्नमेंट से एक्सपेंडिचर करवा लें, गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट करवा लें, तो इकॉनमी एक बार बाहर आ सकती है डिप्रेशन से। और जब इकॉनमी डिप्रेशन से बाहर आ गई, स्मूथ हो गई, नॉर्मल हो गया सब कुछ, देन नो नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इन रेगुलर और इन नॉर्मल टाइम पीरियड्स। इसलिए इसको एक न्यू नाम दिया है, रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म। दिस इज मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, because in this economics, in Keynesian economics, rate of interest depends upon demand for money, supply of money। तो जैसे क्लासिकल ने कहा था कि कैपिटल के ऊपर है, केन्स ने कहा है ये मनी की डिमांड सप्लाई के ऊपर है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मेन रोल है केन्सियन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि लोग जो डिमांड करते हैं मनी की वो कैश के लिए करते हैं, उनके 3 मोटिव्स हैं। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई, लोगों ने मनी की डिमांड की, मनी को आइडियल रखा, बचाकर लिक्विड फॉर्म में बचाकर रखा। क्योंकि लोगों के 3 मोटिव हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। Keynesian economics is mainly psychological and institutional economics. Institutional economics emphasizes a broader study of institutions and views markets as a result of the complex interaction of
these various institutions, for example individuals, firms, states, social norms. तो इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो केन्स ने अपनी इकोनॉमिक्स में दी है। ऐसे ही जैसे केन्स ने कहा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन दिया कि लोगों की ये साइकोलॉजी है, when income increase consumption also increases, but they increase the consumption by less amount than increase in the income. इसी वजह से लैक ऑफ डिमांड हो जाती है बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। डिमांड में कमी होने की वजह से ही फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं, एंड कंजम्पशन में कम इंक्रीज होने की वजह से ही केन्स ने कहा है कि हम इन्वेस्टमेंट को इम्पोर्टेंस दें अगर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज जो एग्रीगेट डिमांड है इसके दो कंपोनेंट हैं सी प्लस आई, तो इसमें आई को इम्पोर्टेंस देने के लिए केन्स ने कहा है। एंड आई प्राइवेट इन्वेस्टर तो नहीं करेगा इन द टाइम ऑफ डिप्रेशन, तभी केन्स ने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को मेन माना है। इट इज़ अ थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम। तो शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बनाते हैं तो दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो न्यू इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट बनता है, नया इनकम लेवल बनता है। तो दिस इज़ द शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम। तो जब हम दो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेते हैं देन वी कैन कंपेयर दीज टू पॉइंट्स, तभी हम इसको कहते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक। क्योंकि जो केन्स की डायग्राम है जो 2 नंबर वीडियो में हमने दी हुई है, तो एक इक्विलिब्रियम ये है, दूसरा इक्विलिब्रियम सपोज ये है, तो ये भी एक स्टैटिक पॉइंट है, ये भी एक स्टैटिक पॉइंट है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करो, कितनी इनकम यहाँ पर है, कितनी इनकम यहाँ पर है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग दीज टू स्टैटिक पॉइंट्स, तभी हम इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक। एक्सपेक्टेशंस का रोल मेन है केन्सियन इकोनॉमिक्स में, बिकॉज people decide about investment on the basis of rate of interest or and rate of profit, that is MEC। लोग तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे हमने केन्स की इकोनॉमिक्स में देखा, इफ MEC इज ग्रेटर देन R। अगर MEC R से ज़्यादा होगी तभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे चाहे R अपने आप में कितना ही कम क्यों ना हो। अगर MEC उससे भी कम हो तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसलिए एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ प्रॉफिट जो है इसका मेन रोल है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्पिरिकल फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड है ये, ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन ईयर्स। इट इज़ जनरल थ्योरी एप्लीकेबल टू मोर सिचुएशंस, ऑल सिचुएशंस। Keynes has introduced many new concepts like effective demand, aggregate supply, propensity to consume, MEC, prospective yield, supply price, liquidity preference, transaction motive, precautionary motive, speculative motive। तो कितने ही नए concepts हैं जो केन्स ने अपनी बुक में दिए हैं, अपनी थ्योरी में दिए हैं। This was the importance of Keynesian theory of employment. Now, criticism of Keynesian theory of employment. The concept of equilibrium is self-contradictory. Hazlitt ने ये criticism किया है। Henry Hazlitt was an American journalist who wrote about business and economics for such publications as the Wall Street Journal, The Nation, the American Mercury, Newsweek, and the New York Times. According to Hazlitt, equilibrium before full employment means the available resources are underutilized। तो ये इसका पॉइंट है, क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं, हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में, तो हम कहते हैं बेस्ट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो इसमें हम चेंज नहीं चाहते। बट अगर इक्विलिब्रियम केन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हुआ, इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट सभी को काम नहीं मिला, तो कुछ रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं। तो अगर कुछ रिसोर्सेज अभी हमने यूज़ नहीं किए, इट मीन्स वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की नहीं हो सकती। ये हैजलिट का विचार है। लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। केन्स ने अपनी इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का इनकम के ऊपर जो इफेक्ट है वो दिखाया है। ऐसे होता है ये कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उससे इनकम इंक्रीज होगी। तो ये केन्स ने दिखाया है मल्टीप्लायर।
बट जब इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू MPC। कंजम्पशन इंक्रीज होने का मतलब डिमांड का इंक्रीज होना, और जब डिमांड इंक्रीज होगी चीज़ों की तो और चीज़ें पैदा करनी पड़ेंगी, और अगर एक्सेस कैपेसिटी इंडस्ट्री में ना हो तो हमें और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट, इसको कहते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक्सेलरेशन है, इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये केन्स ने नहीं दिखाया, केन्स ने सिर्फ यही दिखाया है इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। तो आगे फिर ये इनकम कंजम्पशन को अफेक्ट करती है, फिर इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है, द्वारा फिर इनकम बढ़ती है। ये जो मल्टीप्लायर है, एक्सेलरेशन है, फिर सुपर मल्टीप्लायर है, ये चीज़ें केन्स ने नहीं बताई। तभी हम कहते हैं केन्स का जो मल्टीप्लायर है इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, क्योंकि केन्स ने एक्सेलरेशन के साथ इसकी इंटरेक्शन नहीं की। तभी हम कहते हैं कि केन्सियन इकोनॉमिक्स एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स है, डायनामिक नहीं है, क्योंकि ये इंटरेक्शन नहीं दी इन्होंने, लॉन्ग पीरियड नहीं दिया। जैसे हमने फीचर्स में देखा, केन्सियन इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन की इकोनॉमिक्स है। हेक जो है, फ्रेडरिक हेक, he was an Austrian British economist and philosopher who is best known for his defense of classical liberalism. Haig shared the 1974 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with Gunnar Myrdal for his pioneering work in the theory of money and economic fluctuations and penetrating analysis of the interdependence of economic, social, and institutional phenomena. His account of how changing prices communicate information that helps individuals coordinate their plans is widely regarded as an important achievement in economics, leading to his Nobel Prize. हेक ने ये कहा है कि केन्सियन इकोनॉमिक्स जो है इसमें सिर्फ शॉर्ट रन की प्रॉब्लम्स को ही दिया हुआ है, जो कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर हम देखें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो लॉन्ग टाइम भी बेनिफिट करना लोगों का ज़रूरी है, लॉन्ग टाइम भी इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी है। परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, जैसे जॉन रॉबिन्सन ने कहा एंड चैम्बरलेन ने कहा। रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इम्परफेक्ट सिचुएशन होती है, इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। John Robinson was a British economist and well known for her wide-ranging contributions to economic theory. She was a central figure in what became known as post-Keynesian economics. Robinson was a frequent visitor to Center for Development Studies Thiruvananthapuram in India. In 1933, her book The Economics of Imperfect Competition, Robinson coined the term monopsony, which is used to describe the buyer converse of a seller monopoly. Monopsony is commonly applied to buyers of labor where the employer has wage setting power that allows it to exercise Pigouvian exploitation and pay workers less than their marginal productivity. And Edward Chamberlain was an American economist. Chamberlain coined the term product differentiation to describe how a supplier may be able to change a greater amount for a product than perfect competition would allow. His most significant contribution was the Chamberlainian monopolistic competition theory. Chamberlain published his book, The Theory of Monopolistic Competition, in 1933, the same year that John Robinson published her book on the same topic, The Economics of Imperfect Competition. So these two economists can be regarded as the parents of the मॉडर्न स्टडी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की है इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने कि मार्केट में अगर हम देखें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मींस जो सेलर्स हैं उनके प्रोडक्ट डिफरेंट हैं आपस में, बट दे क्लोज सब्सटीट्यूट हैं, और परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, ये चीज़ें नहीं होती। रियल वर्ल्ड में जैसे देखें, केन्स ने कहा है कि ये दो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। बट रियल वर्ल्ड में गवर्नमेंट सेक्टर भी है, फॉरेन सेक्टर भी है। चीज़ को हम डिमांड करने वाले कंज्यूमर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, एक्सपोर्टर्स भी हैं, और चीज़ हम बाहर से मंगवाते भी हैं।
तो रियल वर्ल्ड में जो इकॉनमी है वो 4 सेक्टर मॉडल पे डिपेंड करती है, 1, 2, 3 एंड 4। तो केन्स ने 2 सेक्टर मॉडल दिया है। लेबर की यूनिट्स होमोजेनियस हैं ये भी नहीं होता। इट इज़ नॉट जनरल थ्योरी, क्योंकि स्वीजी ने ये कहा है, पॉल एम स्वीजी was a Marxist economist, political activist, publisher and founding editor of the long-running magazine Monthly Review. Sweezy introduced the concept of the kinked demand curve in 1939 to determine price under oligopoly. According to Sweezy, it does not apply to planned underdeveloped economies, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। तो वहाँ पे अगर डिप्रेशन आता है तो गवर्नमेंट तो पहले ही इंटरफेरेंस कर रही है, तो कैसे फिर ये सिचुएशन कवर होगी, इसके बारे में केन्स ने नहीं बताया, इसलिए ये जनरल थ्योरी नहीं है। इट इज़ नॉट सो एम्पिरिकल बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली द एक्सपीरियंस ऑफ डिप्रेशन। तभी कुछ लोगों ने इसको कहा है दिस इज द इकोनॉमिक्स ऑफ द डिप्रेशन। तो सेकुलर स्टैग्नेशन जो आया 1929 में, जिसको हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं, वो दोबारा नहीं आया इकोनॉमीज में, कभी देखने को मिला। इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ मॉनेटरी फिनोमिना नहीं है। क्लासिकल ने कहा था कि जो इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग पे डिपेंड करता है, दैट इज़ द IS, जिनको हम रियल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। केन्स ने कहा है कि जो इंटरेस्ट है वो डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी, प्रेफरेंस एंड सप्लाई ऑफ मनी पे डिपेंड करता है, दैट इज़ मॉनेटरी फिनोमिना। बट रियल सेंस में जो इंटरेस्ट है वो दोनों चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है, रियल एज वेल एज मॉनेटरी। तो दोनों को इकट्ठा मिला के जो दिया है मॉडल, दैट इज़ नोन एज द ISLM मॉडल, जो हिक्स एंड हैंसन ने दिया है। सर जॉन हिक्स was a British economist. The most familiar of his many contributions in the field of economics were his statement of consumer demand theory, ISLM model, and the general equilibrium. In 1939, he wrote a famous book, Value and Capital. The compensated demand function is named the Hicksian demand function in memory of him. In 1972, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his pioneering contributions to general equilibrium theory and welfare theory. And Alvin Hansen, often referred to as the American Keynes, was a professor of economics at Harvard. He is best known for introducing Keynesian economics in the United States in the 1930s. His most outstanding contribution to economic theory was the joint development with John Hicks of the so-called ISLM model, also known as the Hicks-Hansen synthesis. ISLM diagram claims to show the relationship between the investment saving IS curve and the liquidity preference money supply LM curve. तो दोनों को IS एंड LM को मिलाकर जो इक्विलिब्रियम है वो बनता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का एंड इनकम लेवल का। IS को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम एंड LM को बोलते हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो साइमल्टेनियसली स्टडी करना ज़रूरी है, सेपरेट स्टडी करना रियल वेरिएबल्स का, सेपरेट स्टडी करना मॉनेटरी वेरिएबल्स का फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये ठीक नहीं है। तो अगर हम इसको बोलें कि केन्स ने क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया कि इंटरेस्ट इन क्लासिकल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रियल फिनोमिना है, जबकि इंटरेस्ट मॉनेटरी फिनोमिना है। किसी और ने, हिक्स हैंसन ने क्रिटिसाइज किया कि ये अकेला सिर्फ मॉनेटरी फिनोमिना भी नहीं है, ये रियल एंड मॉनेटरी दोनों पे डिपेंड करता है। ओवर एग्रीगेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये ओवर एग्रीगेटिव केन्स ने दिए हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन केन्स ने नहीं लिया, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग जैसे ही डिमांड को हम बढ़ाते हैं, आउटपुट ना बढ़े तो प्राइस बढ़ जाएगी, बट कॉस्ट बढ़ने से भी प्राइस बढ़ जाती है, वो साइड केन्स ने एक्सप्लेन नहीं की। कंजम्पशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, जैसे ड्यूजनबरी ने कहा, मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा। ड्यूजनबरी के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन है ये रिलेटिव इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, मिल्टन फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन है वो परमानेंट इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है कंजम्पशन का, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है कंजम्पशन का, इसके ऊपर अलग से वीडियो है। जेम्स ड्यूजनबरी वाज एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट
He made a significant contribution to the Keynesian analysis of income and employment with his 1949 doctoral thesis, Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. The strong social component driving people's consumption was a key aspect in his formulation of a distinct theory of consumption called the relative income hypothesis. Relative income hypothesis states that an individual's attitude to consumption and saving is dictated more by his income in relation to others than by abstract standard of living. Milton Friedman was an American economist who received the 1976 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences for his research on consumption analysis, monetary history, and the theory and the complexity of stabilization policy. Friedman's challenges to what he later called the naive Keynesian theory began with his 1950s reinterpretation of the consumption function. तो केन्स ने कहा है कि कंजम्पशन एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूजनबरी के अकॉर्डिंग ये रिलेटिव के ऊपर है, मिल्टन के फ्रीडमैन के ऊपर ये परमानेंट इनकम के ऊपर है। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या है, ये अलग से वीडियोस में आप देख सकते हैं। This was about the criticism of Keynesian theory. दो थ्योरीज हमारे पास हैं एम्प्लॉयमेंट की इस टाइम, एक तो है क्लासिकल थ्योरी, एक है केन्सियन थ्योरी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी एंड केन्सियन थ्योरी में? फर्स्ट अगर हम देखें द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, केन्स क्लासिकल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही रहता है, बट केन्स के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम में इज पॉसिबल बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट आल्सो, जिसको उन्होंने अंडर एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया है। प्राइस एंड आउटपुट को अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट को हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी तरीके से। मनी सप्लाई को बढ़ाकर अगर हम बढ़ाना भी चाहें तो आउटपुट को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज नहीं हैं जिनको हम यूज़ करके आउटपुट को बढ़ा सकें। इसलिए जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ प्राइस बढ़ सकती है, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। बट केन्स के अकॉर्डिंग क्योंकि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले है, इसलिए कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, थोड़ा बहुत आउटपुट बढ़ जाएगा। तो आउटपुट जब बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ने से प्राइस प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई में भी इंक्रीज हो गया। इंटीग्रेशन बिटवीन थ्योरी ऑफ मनी एंड थ्योरी ऑफ वैल्यू नहीं किया क्लासिकल वालों ने, क्योंकि जो मनी है वो सिर्फ प्राइस को अफेक्ट करती है। बट केन्स ने किया है, क्योंकि जो मनी है वो प्राइस एंड आउटपुट दोनों को अफेक्ट करती है। इंटीग्रेशन थ्योरी क्या है? इंटीग्रेशन बिटवीन मॉनेटरी थ्योरी एंड वैल्यू थ्योरी इज डन थ्रू द थ्योरी ऑफ आउटपुट, in which the rate of interest plays a crucial role. When the quantity of money increases, the rate of interest falls. जैसे ही हम मनी की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, which increases the volume of investment and aggregate demand, thereby raising output and employment. In this way, monetary theory is integrated with the theory of output and employment. बट क्लासिकल में ऐसे नहीं होता, क्योंकि क्लासिकल में मनी सप्लाई बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ा बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, दे फर्दर रेज द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Consequently, certain bottlenecks appear which raise the marginal cost, including money wage rates. Thus, prices start rising. Monetary theory is integrated with value theory in this way. The Keynesian theory is therefore superior to the classical theory. The relative importance to demand and supply. Employment बढ़ाने के लिए classical has given more importance to supply, but Keynes has given more importance to demand. मनी का जो फंक्शन है क्लासिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, केन्स के अकॉर्डिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू भी एक फंक्शन है।
आइडियल सेविंग लोग नहीं करते क्लासिकल के अकॉर्डिंग, केन्स के अकॉर्डिंग लोग आइडियल सेविंग करते हैं और यही डिप्रेशन का कारण है। डिमांड फॉर मनी सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए है, केन्स के अकॉर्डिंग स्पेकुलेटिव पर्पस भी साथ में है। रेट ऑफ इंटरेस्ट रियल फिनोमिना है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, डिपेंड्स अपॉन IS इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। केन्स के अकॉर्डिंग जो मॉनेटरी फिनोमिना है, डिपेंड्स अपॉन डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। बट प्रैक्टिकली हमने देख लिया कि हिग्स हैंसन के अकॉर्डिंग ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। सेविंग फंक्शन आर पे डिपेंड करता है, सेविंग आर का फंक्शन है क्लासिकल के अकॉर्डिंग, केन्स के अकॉर्डिंग इनकम का फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, केन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC का फंक्शन है, जैसे हमने पहले 2 वीडियोस में सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है, लॉन्ग पीरियड में अपने आप एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे तभी हम कहते हैं कि क्लासिकल थ्योरी लॉन्ग रन की इकोनॉमिक्स है। बट केन्जियन थ्योरी में हमने देखा कि स्टेट इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, तो इस जिसको हम पंप प्राइमिंग कहते हैं, टू लिफ्ट अप द इकॉनमी फ्रॉम डिप्रेशन। और ये शॉर्ट रन की प्रॉब्लम्स पे ऊपर मेन फोकस करती है। मनी वेज कट होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकती है, बट केन्स के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि मनी वेज कम करने से इनके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट कम हो जाएगी, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। केन्स के अकॉर्डिंग जब मनी वेज हम मैक्रो लेवल पे कम करेंगे तो बहुत सारे लोगों की इनकम कम हो जाएगी, जिससे डिमांड कम हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। दिस वाज अबाउट द केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सारी थ्योरी को समझना है तो मस्ट वॉच ऑल द 3 parts ऑफ द वीडियोस ऑन केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।